डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जैसे कि डेफिनेशन से आपको पता है, द पॉइंट इट इज़ द पॉइंट अबाउट विच मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द उसका पूरा मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये अगर आप इस डिफिनीशन को अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो यहाँ इन डायग्राम के ज़रिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ सर्कल्स लिए गए हैं और इनमें देखिए आपके पास डिफरेंट पोर्शन को या तो कलर किया गया है या उनको तो वो आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है और इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो इनका सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह अगर इसको हम मज़ीद एलाबोरेट करना चाहें तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड स्पॉट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि इसका पूरा मास जो है इसके इर्द गिर्द इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लिहाजा सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या चीज़ बनती है, यानी एक डेफिनेशन हम इसकी ये भी कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अराउंड विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ के सेंटर ऑफ मास पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो मासेस अटैच है और इन दो मासेस में देखिए एक मास छोटा है और एक मास ज़रा बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बड़े मास के करीब होगा, क्योंकि देखिए मास क्या है, मास को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। चूँकि ऊपर वाला मास जो है वो छोटा है, लिहाजा उसके साथ जो कनेक्टेड हिस्सा है वो हम ज़्यादा रखेंगे और दूसरा मास जो कि बड़ा है तो उसके साथ हम उसका थोड़ा पोर्शन रखेंगे ताकि मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब यहाँ इस पे हम फोर्स का असर देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रांसलेशन इफेक्ट पैदा होगा। ट्रांसलेशन इफेक्ट क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम ये जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी डायग्राम में आप देखिए कि अगर हम सेंटर ऑफ मास की बजाय थोड़ा सा उससे ऊपर यानी जो छोटा मास है मास 2 उसके करीब अगर हम फोर्स अप्लाई कर ले तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होगी, क्योंकि वो आपके पास जो है उसमें रोटेशन पैदा होगी, वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, बल्कि उसमें रोटेशन होगी और ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। इसके बरक्स अगर हम यही फोर्स सेंटर ऑफ मास की बजाय नीचे अप्लाई कर ले, जो हमारे पास लार्ज मास है उसके करीब हम अप्लाई कर ले, तो तब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, रोटेशन इफेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन ये रोटेशनल मोशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। इट मीन्स कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज दैट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिस पर फोर्स अप्लाई करने से किसी भी सिस्टम में ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो डेवलप होती है या ट्रांसलेशन इफेक्ट जो है वो पैदा होता है, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब हम इसके अलावा अगर ये देखें, इसी डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें रोटेशन इफेक्ट तो है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी हिफात को फॉलो कर रहा है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। रोटेशन इफेक्ट हो रहा है, बाकी सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो वो ट्रांसलेशन इफेक्ट में कर रहा है, यानी वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी पाथ को जो है वो फॉलो कर रहा है। इसी चीज़ को हम एक और डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर एक बेड को वर्टिकली थ्रोन किया जाए, फेंका जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेड के और बॉडी पार्टिकल्स है, जैसे कि उसका हैंडल है या मुख्तलिफ उसके पार्ट्स है, तो वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही ट्रेजेक्ट्री या एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है। लिहाजा इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ये वो पाथ है कि जब किसी उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो ये पॉइंट जो है ये एक ही पाथ को फॉलो करेगा, यानी वन पॉइंट दैट मूव्स द सेम पाथ in the same path that a particles would move if subject to the same net force.
तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसी तरह जिस तरह आपके बुक में एक डायग्राम है, तो इसके अलावा हमारे पास एक और भी बेसबॉल का भी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक पैराबोलिक पाथ है और जो बेसबॉल का बैट है उसमें अपनी जो है रोटेशन हो रही है, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पॉइंट पे वो अपनी रोटेट हो रहा है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही ट्रेजेक्ट्री या एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसी पॉइंट को जो किसी भी पैराबोलिक मोशन में या किसी भी मोशन में या रोटेशन में जो पॉइंट एक ही पाथ को फॉलो करेगा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा, यानी तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है। यानी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके चारों तरफ वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेट इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सेंटर ऑफ मास में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, यहाँ पे वेट। अब वेट क्या चीज है, वेट आपके पास मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट है, लिहाजा ये जो है ये डिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, जबकि सेंटर ऑफ मास जो है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम आपको एक और डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ देखिए आपके पास मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में है, तो यहाँ पे आपके पास दो डॉट्स के जरिए इन सेंटर्स को दिखाने की कोशिश की गई है। एक आपके पास है रेड जो है वो सेंटर ऑफ मास है और ग्रीन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मून में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। जबकि हमारे पास अगर अर्थ के सरफेस पे चीजें हो तो उनमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अब ये चूंकि अर्थ के सरफेस से बाहर है और सन की ग्रेविटी ज्यादा है, लिहाजा ये सन की तरफ सन इसको अपनी तरफ पुल करेगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सन के ज्यादा करीब होगा। जबकि सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास तो वही होगा जो अर्थ के सरफेस पे होता है, यानी जहाँ पे वो सेंटर जिसके चारों तरफ मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इधर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अर्थ इसको ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इसका वेट जो है या सेंटर ऑफ वेट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट पे डिपेंड करता है वो इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रेगुलर और इररेगुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है या सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इररेगुलर ऑब्जेक्ट का कैसे होता है। तो अगर हम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो बराबर इक्वल हाफ में जो उसको डिवाइड कर सके, उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जिन ऑब्जेक्ट में पाई जाती है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को खींचे तो उनके एक्सिस पे ये आपके पास सेंटर ऑफ मास पाया जाता है, यानी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यहाँ पे हम एक और डायग्राम के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस डायग्राम में जो कि एक स्क्वायर है, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री मुख्तलिफ लाइन ऑफ सिमेट्री खींची है, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी इनके एक्सिस पे जो पॉइंट है ये इनका सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरह अगर सर्कल को देखिए, इसके हमने दो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे है तो इनके एक्सिस पे जो पॉइंट है ये इनका सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं ये इनका सेंटर ऑफ मास है। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं तो सिंपली उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही उनका सेंटर ऑफ मास होता है और ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर हमें सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
अब प्लम लाइन क्या चीज है, यहाँ पे देखिए, यानी उसके लिए हम इरेगुलर ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं डिफरेंट पॉइंट से, और फिर प्लम लाइन से हम लाइन खींचते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में जो साइकिल है उसको सीट से, साइकिल के सीट से उसको हैंग किया गया है, और फिर एक सीधी लाइन जो है वो खींची गई है बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पे। इसी तरह आपके पास दूसरी पिक्चर में फ्रंट व्हील से साइकिल को जो है हैंग किया गया है, और ये देखिए ये वाली आपके पास वो लाइन थी जब साइकिल को सीट से हैंग किया गया था, और ये लाइन जो खींची गई है ये जो फ्रंट व्हील से साइकिल को हैंग किया गया है। अब थर्ड पिक्चर में आप देख लें कि आप साइकिल को बैक व्हील से अब जो है वो उसको हैंग किया गया है। तो ये वो लाइन है जो साइकिल को सीट से हैंग किया गया था, फिर ये वो लाइन है जो साइकिल को बैक व्हील से, और ये जो फ्रंट व्हील से अब इसको हैंग किया गया है। तीनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ग्रीन डॉट से आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पास जो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरह आप किसी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर बॉडी स्ट्रेच हो तो यहाँ देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर बॉडी नॉर्मल पोजीशन में, फिर अगर स्ट्रेच पोजीशन में हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अगर बेंड हो जाए तो वो बॉडी से बाहर आ जाता है, आउटसाइड द बॉडी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए ये तो इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मास चूंकि जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अच्छा जी, इसी तरह ये आज के टॉपिक्स में हमने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। यहाँ पे देखिए आपके पास स्केला जो है कर्व शेप में है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड द बॉडी होगा। फिर अगर स्ट्रेच लेग को देखें तो सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी, लेकिन बेंट फुट में आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है आउटसाइड द बॉडी होगा। मुख्तलिफ एथलीट्स जो है वो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए या मुख्तलिफ टेक्निक्स का वो इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब वो जंप लगाते हैं, ताकि वो अपने बॉडी को बैलेंस रख सके और इस तरह वो उनके लिए आसानी हो सके। उम्मीद है आपको इस जो दो आपके पास टॉपिक्स थे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दोनों में बच्चे फ़र्क ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास को हम cm से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम cg से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। ये कुछ मेन डिफरेंसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस बारे में मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए। अल्लाह हाफिज़।